है, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दोस्तों, यह शब्द उस महान क्रांतिकारी के है जिनके नाम सुनकर अंग्रेज थर-थर कांपने लगते थे, जिन्होंने न केवल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाए, बल्कि अपनी कलम से देश में युवा क्रांतिकारियों में आजादी को लेकर ऐसा जोश और जुनून उजागर किया, जो अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के बाद ही शांत हुआ, और जिनके साहस, बलिदान और शौर्य की गाथा सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। 23 साल की उम्र में अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले और इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाकर खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूमने वाले शहीद आजम भगत सिंह की पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीर भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या गलती से कर दी थी, जबकि उनका टारगेट कोई और था। लेकिन कौन और क्यों? असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया और 21 साल की उम्र में अपनी मौत की तिथि लिख दी। आखिर इतना बड़ा बलिदान के पीछे क्या वजह थी? और दुख की बात यह है कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्यों, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे भगत सिंह की रोंगटे खड़े करने वाली जीवनी में। लेकिन उससे पहले हर भारतीय को उनकी याद में कमेंट में इनकलाब जिंदाबाद जरूर लिखे। 28 सितंबर 1907 के दिन पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में रहने वाली एक सिख परिवार में भगत सिंह का जन्म होता है। उनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत के कॉलोनाइजेशन बिल का विरोध करने के कारण जेल की सजा काट रहे थे। भगत सिंह का पूरा परिवार आजादी के संघर्ष में शामिल था। भगत सिंह का पूरा बचपन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गुजरा। उन्होंने अपने पिता से साहस, बलिदान और देशभक्ति जैसे गुण सीखे। इसी भावना के चलते उन्होंने सिर्फ 5 से 6 की उम्र में अपनी मां विद्यावती कौर से कहा कि मैं ब्रिटिश हुकूमत से प्रभावित स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, बल्कि उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल ज्वाइन किया, जिसकी जड़ें भारत के महान इतिहास से जुड़ी थीं, जहां उन्होंने 10 साल की उम्र में अपनी कक्षाओं की किताबों के अलावा अन्य 50 किताबें भी पढ़ ली थीं, जिनका विषय खासकर आजादी क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। यहां हम आपको भगत सिंह के बचपन का एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक दिन वह अपने खेत में जाते हैं, जहां उनके पिता सरदार किशन सिंह जमीन में आम की गुठलियां बो रहे थे। तभी भगत सिंह ने उनसे सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं। जवाब देते उनके पिता ने कहा कि मैं बीज बो रहा हूं, जो आगे चलकर पेड़ बनेगा और हम बहुत सारे आम खाएंगे। जो सुनकर भगत सिंह तुरंत दौड़ते हुए घर गए और एक पुरानी बंदूक लेकर आए और जमीन में गड्ढा करके बंदूक को दफनाने लगे। तभी उनके पिता ने सवाल किया कि तुम क्या कर रहे हो? जो सुन भगत सिंह बोले, मैं बीज की तरह बंदूक बो रहा हूं, ताकि खेतों में बंदूक के भी पेड़ उगेंगे और कुछ समय बाद हमारे पास कई बंदूकें होंगी, जिनकी मदद से हम अंग्रेजों के साथ आजादी की जंग लड़ेंगे। वैसे तो भगत सिंह की ये बातें कुछ लोगों को बचकानी लग सकती है, लेकिन उनके पिता ने इन बातों के पीछे भगत की विचारधारा को पहचाना और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया, क्योंकि वे समझ चुके थे कि आगे चलकर भगत आजादी की बड़ी लड़ाई लड़ेगा। खैर, साल 1919 आते आते 12 साल के भगत ने सोशल इकोनॉमी और पॉलिटिकल रिफॉर्म पर 100 से भी ज्यादा किताबें पढ़ ली थीं। वह अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा समझदार थे, लेकिन उन्हें आजादी का असली महत्व 13 अप्रैल 1919 के दिन, जब अमृतसर के जालियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे मासूमों पर अंग्रेजों ने ओपन फायरिंग कर दी और बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया, जिससे जान बचाने के लिए हजारों लोग यहां वहां भागने लगे। कुछ लोग तो जालियांवाला बाग के कुएं में भी कूद गए और तड़प तड़प कर मर गए, और कुछ का शरीर गोलियों से छलनी हो गया। आजादी की लड़ाई के इस काले दिन पर करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, और इस बारे में खबर मिलते ही 12 साल के भगत 40 किलोमीटर पैदल चलकर जालियांवाला बाग पहुंचे और खून से लथपथ देशवासियों को तड़प तड़प कर मरता देख उनकी रूह कांप उठी। भगत सिंह ने देश की आजादी को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य तभी बना लिया। वो एक कांच की बोतल में
खून से रंगी मिट्टी भरकर अपने घर ले आए। तभी उनकी बहन ने पूछा कि तुम इतनी देर कहाँ गायब थे? तो भगत सिंह मिट्टी दिखाकर बोले, यह मेरे उन शहीद देशवासियों का खून है जिन्हें अंग्रेजों ने बेरहमी से मार दिया है। मैं इनकी मौत का बदला लूंगा और अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ फेंकूंगा। जब भगत सिंह आजादी की लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें कोई राह नहीं दिखाई दे रही थी,